नमस्कार, जय हिंद, इनकलाब। दोस्तों, हम हिस्ट्री को वन लाइनर फॉर्म में अध्ययन करेंगे, टॉपिक टू टॉपिक। जैसे आदि मानव काल है, तो इससे कितने क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, हम उन्हें वन लाइनर फॉर्म में पढ़ेंगे, जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा करते हैं। तो हम एक एक टॉपिक पर वन लाइनर फॉर्म पढ़ेंगे, जितने क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं बार बार। तो शुरू करते हैं। जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत क्या है? तो इतिहास जानने के स्रोत लिखित हैं और अलिखित हैं। इतिहास को हम दो तरह से जानते हैं। लिखित इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं? लिखित इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या हैं? तो पहला धर्म ग्रंथ है और ऐतिहासिक एवं समसामयिकी ग्रंथ है, तथा तीसरा विदेशियों के आगमन, जो विदेशी बाहर से आए, जैसे फायान, हांगसांग, क्या लिख कर गए हैं उससे हम जानते हैं। तीसरा प्रश्न, अलिखित इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं? अलिखित इतिहास के स्रोत कैसे हम जानते हैं? तो ये पूरा तत्व, पूरा पाषाण काल से अवशेष मिले हैं, जो उनसे, और सिक्के आदि से, और बर्तन वगैरह जो मिले हैं, जैसे सिंधु सभ्यता, कालीबंगा वगैरह में। समस्त इतिहास को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो समस्त इतिहास को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो वो 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। प्राक ऐतिहासिक या प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल हिस्टोरिकल एज, आद ऐतिहासिक काल प्रो हिस्टोरिकल एज। प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस काल में मनुष्य ने घटनाओं का लिखित विवरण नहीं है। जिस इतिहास का लिखित विवरण नहीं है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? ऐतिहासिक काल मानव के विकास के उस काल को कहा जाता है जिसमें लिखित विवरण उपलब्ध है। जिसमें लिखित विवरण उपलब्ध है, उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। आद ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? आद ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? तो मानव के विकास के उस काल को कहा जाता है जिसमें लेखन कला का प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जाते हैं। जैसे जो मिस्र की लेख है उसे नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो आदि ऐतिहासिक काल का दौर था। मनुष्य इस धरती पर कब से है? तो 10 लाख वर्ष पूर्व से मनुष्य इस धरती पर प्रवेश किया। ज्ञानी मानव यानी होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर कब हुआ? मानव का, आदमी का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस भी है। तो 30,000 वर्ष पूर्व इंसान पृथ्वी पर प्रवेश कर चुका था। मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल किस युग को माना जाता है? तो मनुष्य के सभ्यता का प्रारंभिक काल पाषाण युग है। पाषाण युग काल को कितने भागों में विभक्त किया गया है? यहाँ से हमारी हिस्ट्री अब नया रूप लेती है। तो इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तथा इसे उत्तर काल भी कहा जाता है। बार बार क्वेश्चन आया है कि नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल किसे कहा जाता है, नव पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण युग में लोगों को भोजन किस प्रकार प्राप्त हुआ करते थे? पूर्व पाषाण काल के लोग भोजन जंगली जानवर व उनके शिकार पर डिपेंड रहते थे। खाद्य संग्रह काल, यानी कि भोजन का संग्रह करना मनुष्य कब सीखा? तो ये पूर्व पाषाण काल से सीखा है। पूर्व पाषाण काल में मनुष्य कहाँ रहते थे? हाँ, तो मनुष्य पूर्व पाषाण काल में गुफाओं में एवं घने वृक्षों के नीचे रहा करते थे। आग किस काल की देन है? तो आग की खोज पूर्व पाषाण काल में हुई है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? आदि मानव सबसे पहले, मानव सभ्यता की सबसे बड़ी खोज, पहली खोज थी, वो आग थी। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो सबसे पहले इंसान ने किसी को गुलाम बनाया, तो वो पहले कुत्ता ही था जिसे पालना सीखा। और कुत्ता एक सामाजिक प्राणी भी है। आदि मानव की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी? आदि मानव की, जब मानव विकास में सबसे बड़ा चमत्कार पहिए से हुआ, जो उनके आवागमन को आसान बनाया। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर मिले अवशेष किस काल के हैं? तो महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान पर जो अवशेष मिले हैं, वो पूर्व पाषाण काल के हैं। पूर्वा पाषाण काल के अवशेष भारत के किन किन स्थानों पर पाए गए हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से अध्ययन कर लें। सिंगरौली घाटी यानी मिर्जापुर जनपद उत्तर प्रदेश में, बेलन घाटी इलाहाबाद में, भीमबेटका
भोपाल में, यहाँ से अवशेष पूर्व पाषाण के भारत में प्राप्त होते हैं। पूर्व पाषाण काल में उपयोग में आने वाली उपकरण बर्तन किस चीज़ के बने होते थे, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो पूर्व पाषाण काल में बर्तन बने थे वो क्वार्टरजाइटर के थे। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले बर्तन किस चीज़ के बने होते थे, तो मध्य पाषाण काल में ये भी क्वेश्चन बना है, ध्यान दें। जेस्टर एवं एगेट एवं चर्ट के बने होते थे बर्तन उस समय। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले बर्तन को क्या कहा जाता था, तो मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले बर्तन माइक्रोलिथ था। माइक्रोलिथ, इसे ध्यान दें। मध्य पाषाण काल के बर्तनों के अवशेष भारत के किन स्थानों से प्राप्त होते हैं? मध्य पाषाण के बर्तनों के अवशेष भारत के किन स्थान से प्राप्त होते हैं, तो ये मालवा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मैसूर। इन्हें याद कर लें आप, इससे क्वेश्चन आते हैं बन के बार बार। मनुष्य ने किसी एक स्थान पर अस्थायी रूप से निवास करना किस युग में सीखा? मानव एक सोसाइटी बनाना कब सीखा? तो नवपाषाण युग। नवपाषाण युग से मनुष्य ने सोसाइटी बनाना शुरू किया, जिसे नवीन पाषाण युग भी कहते हैं। नवीन पाषाण युग में किस प्रकार के औजार प्रयोग में आते थे? नवीन पाषाण युग में पत्थर की कुल्हाड़ी एवं हंसिया थी, पत्थर के बने होते थे। वस्त्र बुनने की कला किस युग में शुरू हुई? वस्त्र बुनने की कला नवीन युग पाषाण काल में शुरू हुई, इसे भी ध्यान दें। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कृषि का आविष्कार एवं चाक का आविष्कार किस युग में हुआ? तो ये नवीन पाषाण काल में हुआ। नवीन पाषाण काल मनुष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, जिसमें सारे आविष्कार हो रहे हैं। भारत के किस भाग में कृषि कार्य का पहला साक्ष्य मिलता है? भारत के सिंधु और बलूचिस्तान की सीमा में कृषि कार्य का पहला साक्ष्य मिलता है। फसल काटने के औजार किस काल में बनाए गए? नवपाषाण काल में। ताम्र पाषाण युग किसे कहा जाता है? जिस युग में मनुष्य ने छोटे पत्थरों के औजार के साथ साथ धातु के औजारों का उपयोग शुरू कर दिया, उसे ताम्र युग या कांस्य युग, ताम्र पाषाण युग कहते हैं। सर्वप्रथम किस धातु की खोज हुई थी? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे भूलना नहीं है आप किसी को। तो ये तांबा था। तांबा का सबसे पहले खोज हुआ था, जो धातु है। भारत के किस भाग में तांबा या कांसे की कुल्हाड़ियाँ मिलती हैं? तो ब्रह्मगिरी, मैसूर के निकट नदवा टोली, नर्मदा के तट पर। नदवा टोली स्थान जो है नर्मदा के तट पर है, ब्रह्मगिरी मैसूर के निकट में। तांबा की खोज के बाद किस धातु की खोज हुई थी? तांबा के बाद कांसा की खोज हुई थी। धातु युग में स्त्रियां किस धातु का आभूषण पहना करती थीं? तो स्त्रियां उस समय कांसा का आभूषण पहनना शुरू कर दी। धातु युग में मनुष्य का मुख्य पेशा क्या हुआ करता था? धातु युग में मनुष्य खेती किया करते थे, खेती पर, कृषि पर डिपेंड हुआ करते थे। भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? तो भारत की प्राचीन भाषा पाली, संस्कृत, प्राकृत, अब इसके बाद आप जानते हैं अपभ्रंश और हिंदी आ गई, तो इससे भी सीक्वेंस ध्यान रखना है। संसार की प्राचीन इतिहास किन भाषाओं में लिखा गया है? तो संसार के प्राचीन इतिहास शास्त्रीय भाषा में लिखा गया है, ये भी अच्छी क्वेश्चन है। प्राचीन यूरोप में पुस्तकें किन भाषाओं में लिखी जाती थीं? तो प्राचीन यूरोप में यूनानी भाषा और लैटिन भाषा महत्वपूर्ण है, ये जो हमेशा मिलती हैं। प्राचीन पश्चिमी एशिया की पुस्तकें किस भाषा में लिखी जाती थीं? अरबी तथा हिब्रू में, हिब्रू और अरबी में। प्राचीन चीन की पुस्तकें किस भाषा में लिखी जाती थीं? तो शास्त्रीय चीनी भाषा में। प्राचीन के अवशेषों का संग्रह एवं अध्ययन किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो ये प्राचीन अवशेष और संग्रह का अध्ययन पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाता है। प्राचीन काल में पत्थर या धातु के पत्रों पर जो लेख उकेरे खोदे जाते थे, उसे क्या कहा जाता था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये शिलालेख कहा जाता है या अभिलेख, जो अशोक के समय काल से, अशोक के काल के ज़्यादा मिलते हैं।
किसके शासनकाल में शिलाओं तथा स्तंभों पर भारत सभी राज्यों में लेख खुदवाए? तो देखिए अशोक सम्राट जी आ गए। तो अशोक सम्राट के काल में एक हुआ था। शासक खारवेल के शासनकाल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत क्या है? तो हाथी गुम्फा उड़ीसा में है। ये हाथी गुम्फा कहाँ है? हाथी गुफा तो उड़ीसा राज्य में है। भारत पर ईरानियों के अधिकार की पुष्टि ईरान के किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो वो दारा-यूस अभिलेख से प्राप्त होती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पश्चिम एशिया के किस अभिलेख से प्राचीन भारत के इतिहास का जानकारी मिलती है? तो बोग-चकोई अभिलेख से। बोग-चकोई अभिलेख से। तो दोस्तों हम इसी तरह इतिहास को अपने ऑनलाइनर फॉर्म में अध्ययन करेंगे और सीखेंगे टॉपिक को। तो आप पढ़ते रहें।